दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा बरसात की एक रात। वो साल था जब 2003, जब मेरे घर में एक साथ 3 शादियां थी और हमारे लिए गांव के टूर का समय था। 1 जून और 14 जून को बहनों की और 21 जून को बड़े भाई की। ये वो दौर था जब घर में शादी और गवना अलग अलग होता था। दुल्हन की विदाई गवने पर हुआ करती थी, जो 3 साल, 5 साल और 7 साल पर होता था। इन शादियों ने हम बच्चों को एक्साइटेड किया हुआ था। हम रिश्तेदारों संग घूमते फिरते मिठाई तो खाते ही थे, साथ में नए नए कपड़े पहनकर बारातियों संग घुल मिल भी खूब जाते थे। 21 जून को शादी का ये प्रोग्राम संपन्न हो गया था। अब बारी थी बेटियों, जिनकी शादी एक की और एक को 14 जून को थी। ये घर के कुछ सामान पहुंचाने की इस प्रथा के मुताबिक रस्म होने वाली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे जुड़े मेरे सफ़र में एक भयानक होरर चीज़ से सामना होगा। 21 जून के कुछ दिन बाद मेरे बड़े पिताजी और बड़े भाई बहन इस काम के लिए जा रहे थे। मौसम सुहावना था, तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं छत पर खड़ा काले बादलों को गिनने में व्यस्त था। तभी उनको देखकर लगे हाथ मैं भी तैयार होकर उनके साथ जाने के लिए दौड़ आया। मैं ये जानता था कि मुझे बाइक पर बीच में बैठकर ही बहन के यहाँ जाना है, फिर भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। बाइक चलाने का जिम्मा भैया का था। पीछे ताऊ जी बैठे और बीच में मैं बैठ गया था। हमारी यात्रा जौनपुर में हमारे गांव छग्गापुर से शुरू हुई। बहन के ससुराल मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर ज़िले में थी। अहम बात यह थी कि मेरी चारों बहनों का ससुराल एक ही रास्ते पर पड़ता है। इसमें अंतर भले ही कई किलोमीटर का हो, लेकिन हम जिस बहन के यहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए हमें बाकी 3 बहनों के घर तक जाने वाले रास्ते से होकर गुजरना था। गांव देहात में, बाजार में घर का कोई शख्स अगर आपको देख ले और आप उसके यहाँ गए बगैर वहाँ से निकल जाए तो नाराज़गी हो जाती है। इसी वजह से हम बाकी बहनों के यहाँ होते हुए जा रहे थे। हर रिश्तेदारी में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लग ही रहे थे। इसी वजह से जिस बहन के हमें यहाँ जाना था, हम वहाँ देर से पहुँचे। बड़े पापा ने वहाँ खाना नहीं खाया, लेकिन हम 2 बहनें जी भरकर खूब मिठाई खाई। पूरे कार्य के बाद घर के सभी रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया। जीजा जी से शुरू हुआ सफ़र उसके दादा के परिवारों आसपास के 5-6 घरों तक पहुंच गया। ये सब चीज़ें हमारा काफ़ी समय ले गई और हम दीदी के ससुराल में 8 बज गए। दीदी के घर से हमारी बाइक 8 सवा 8 बजे निकली। रास्ते में करौंदी कला में एक दूसरी बहन के ससुर जी मिले। वह हमसे रुकने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि रात काफ़ी है, रात उनके घर पर बिताकर सुबह हम गांव के लिए निकल सकते। ताऊ जी उनसे बात कर ही रहे थे कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम तीनों वही बाजार की एक दुकान के नीचे खड़े हो गए। हमें बारिश के रुकने का प्रतीक्षा थी, लेकिन वह तो मानो तय करके आए थे कि आज रुकना ही नहीं है। तकरीबन 40-50 मिनट बाद बारिश कम हुई। हालांकि बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। हमने तय किया अब वहाँ से निकलेंगे। शाम 7 बजे भी सुनसान जैसा माहौल हो जाता है, और वो तो 9 बजे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। लेकिन हमें तो घर के लिए निकलना ही था। इसलिए भैया ने बाइक पर मोर्चा संभाला और बाकी हम दो उस पर बैठ गए। गांव के रास्ते में एक जगह खासी चर्चित है। इस जगह किसी जमाने में लुटेरों का आतंक रहा करता था। मैंने वहाँ के किस्से घर घर में सुने थे। उस दिन पहली बार इतनी रात को हमें वहाँ से निकलना था, इसलिए मेरा डर से बुरा हाल था। मैं बाइक के बीच में था और खुद को सेफ समझ रहा था, लेकिन भैया के कंधे से ऊपर नजरें करने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी। पूरा रास्ता कीचड़ से सना हुआ था, जरा सी भी चूक से बाइक स्लिप कर सकती थी। सड़क तो गांव में आज भी बुरे हाल में है। 16 साल पहले इसका क्या हाल है आप समझ ही सकते हैं। डकवा नाम की वो जगह जहाँ चोर लुटेरे के लिए बदनाम थी, हम उसके पहले थे। रास्ते में शरपत के बड़े बड़े पेड़ हमें घेरे हुए थे। बाइक दौड़े चली जा रही थी। वहाँ आसपास कई किलोमीटर जहाँ तक मैं देख पा रहा था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी नज़र आ रही थी। बाकी कई रोशनी का नामो निशान नहीं था। मैं बार बार इस डर से सहमा जा रहा था, कहीं शरपत के पीछे से लाठी लिए लोगों का झुंड ना आ जाए। बारिश की बूंदाबांदी के बीच भी इस डर से मेरा गला सूख चुका था। मैंने एक बार फिर भैया के कंधे से नजरें उठाई और आगे देखा। मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा बिच्छू सड़क पार कर रहा था। उसकी लंबाई 3 फीट रही होगी। इसके 4 सेकंड बाद ये काली बिल्ली हमारा रास्ता काट कर चली गई। ये देखकर मेरा दिमाग ही मानो सुन्न हो चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगा। इतने में मेरे कान में किसी की मंत्र की ध्वनि गूंजी। मैंने आंखें खोली तो पाया कि ताऊ जी धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। बस फिर क्या, मेरा डर चरम सीमा पर पहुंच गया। इतने में ताऊ जी ने भैया से कहा, बाइक रोक दे। उसने सब बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से कहा था। भैया ने बाइक रोकी और मुझसे कहा कि मैं स्टार्ट रखने के लिए उसका
कलश थामे रहो। ताऊ और भैया दोनों ने बाथरूम किया और फिर आकर बाइक पर बैठ गए। इसके बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हुआ। हम ढकवा पहुंच गए थे। यहाँ पर एक पुल पड़ता है जिसे लेकर कई तरह की कहानियाँ गांव-गांव में तैरती है। हमारी बाइक जैसे इस पुल पर पहुंची, कई चीज़ें मेरे दिमाग में उभरने लगी। हमें रास्ते भर में ना तो कोई भी गाड़ी दिखाई दी, ना ही कोई मनुष्य। इस सुनसान रास्ते में मेरा हौसला सिर्फ मेरे भैया और ताऊजी थे। शरबत के पौधे अभी भी हमें घेरे हुए थे। रास्ता सुनसान था और डरावना भी। इतने में हमारी बाइक के सामने मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी महिला चली जा रही थी। बाइक की रोशनी ने उसकी साड़ी की चमक और बढ़ा दी। बुढ़िया के कंधे पर एक लाल रंग का गट्ठर था जिसे उसने लाठी के सहारे डिगाया हुआ था। बाइक की हेडलाइट ने इन दोनों की रोशनी और ताज़ा कर दिया। आज भी वही रोशनी मेरे जहन में जिंदा है। वह बूढ़ी महिला सड़क पर दाहिनी ओर चल रही थी। बाइक उसके बराबर में आए तो मैंने गर्दन दाहिनी ओर करके उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वह तो एकदम अंधेरा था। चेहरा मानो वहाँ था ही नहीं। इतने में मैंने सुना कि ताऊजी के मंत्रोच्चारण और तेज हो गए। मैंने चेहरा आगे किया और मानो गुप होकर आंखें बंद कर वही बैठ गया। मेरी आंखें इसके बाद तभी खुली जब हमारा घर नहीं आ गया। घर जाकर मैंने ताऊजी से बूढ़ी औरत के बारे में पूछा था। मैं उनसे सुनना चाह रहा था कि वह कोई भूत थी, लेकिन ताऊजी इस बात को टाल गए। आज में भी मैं किस्सा याद करता हूँ तो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती। इस कहानी को 4-5 बार कई लोगों को बता चुका हूँ। चैनल के डिश का भूत। यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ ये घटना घटी थी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन 4। मैं शाम को तकरीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ तकरीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, क्योंकि मेरे छत के अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल की डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद फिर से आवाज़ आई। मैं तुरंत वहाँ जाके देखा तो स्तब्ध रह गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फुट दूर चली गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या मेरी नज़र के सामने हिलती है क्या। देखती देखती अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में तकरीबन 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लगी। यह देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फ़ोन किया, उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्हें यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नज़र के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब कर रहा है। फिर हम सब ने उस डिश की रस्सी को बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उस तकरीबन रात को 1:45 बजे जब हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पर था, इसलिए जब भी छत पर कुछ हो सबसे पहले हमें सुनाई देता है। मैंने अपने घर वालों को जगह बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए ये देखने की कि आखिर ऊपर है कौन। हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे। वे भी आम पैरों के निशान से कई ज़्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं नहीं थी। हमें लगा कि कोई किसी के इस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफ़ी डरा दिया, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफ़ी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी करना है वो कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि हमारे छत पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं। जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात से गायब थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई थी। तब सभी ने निर्णय लिया कि इस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था जो बहुत ही बुरी बदबू कर रहा था। उस डिश को तोड़कर उसे खुली जगह पर ले जाके उसे जला दिया गया। तब से लेकर अभी तक कोई भी आवाज़ से किसी के होने का एहसास नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ रहें सुखी रहें।